अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट एलिमेंट्स, प्रॉफिट सेंटर एंड एक्टिविटी टाइप्स। तो उससे पहले जो कल हमने लेक्चर लिया था उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। विच इज रिकैप प्रीवियस लेक्चर। Accounting, financial accounting, in general ledger we we have discussed some technical points about FP50, FP50L, F02, FP50, FB01L, FE50, FE50L, and then F-65. सबसे पहले तो ये बताएं कि लेजर ग्रुप और जनरल पोस्टिंग में डिफरेंस किस चीज़ का है। और जनरल पोस्टिंग और उसके अलावा आपका ये लेजर ग्रुप। लेजर ग्रुप को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका लेट्स से कि एक कंपनी है, ठीक है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। कंपनी ये डिसाइड करती है कि जितनी भी डिफरेंट ब्रांचेस के जो एक्सपेंस है वो हेड ऑफिस से मेंटेन किए जाएंगे, एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लेजर ग्रुप एक मेंटेन करते हैं, ओके। जिससे क्या होता है कि हेड ऑफिस के जरिए तमाम ब्रांचेस के जो एक्सपेंसेस है उसको मीट किया जाता है। अच्छा, लेजर पोस्टिंग। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या होगा कि बैक एंड के ऊपर हमें एक लेजर ग्रुप का एक अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। और उस अकाउंट से हम जो है तमाम एंट्रीज को पोस्ट करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब लेजर ग्रुप में आपके ये लीडिंग लेजर भी आ जाते हैं, नॉन लीडिंग लेजर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं कि कंपनी के पॉलिसीज क्या है और कंपनी की स्ट्रैटेजीज क्या है, उसके मुताबिक हम लीडिंग लेजर्स को, सॉरी, लेजर ग्रुप डिफाइन करने के बाद एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। तो चूंकि अभी हमारी एक ही ब्रांच है तो अभी मैं इसको रेकमेंड नहीं करता कि हम लेजर ग्रुप को मेंटेन करें। और जनरल पोस्टिंग में ये होता है कि यहाँ पे जो है आपकी एंट्रीज पोस्टिंग कीज पे पेस्ट करती है। पोस्टिंग कीज आपके पास डिफरेंट किस्म के पोस्टिंग कीज है। नहीं, इसमें कस्टमर की एंट्रीज भी आती हैं, वेंडर्स की भी आती हैं, एसेट की भी आती हैं, जनरल एंट्रीज भी आती हैं। अब देखिए यहाँ पे वेंडर और कस्टमर एसेट, इनके अलावा जितनी भी जनरल एंट्रीज जिसमें जनरल में आमतौर पे आपके तमाम एक्सपेंसेस आते हैं, आपकी रेवेन्यूज आती है, ठीक है, अदर इनकम्स आती हैं। क्योंकि जो इनकम है, आपकी प्राइमरी इनकम है, वो आमतौर पे आपकी कस्टमर से लिंक की जाती है, ठीक है। अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट और अदर इनकम जो भी है वो आपकी जनरेट में आएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है ये भी कॉस्ट है। ये वो कॉस्ट है जो आपकी उसमें आती है, स्टॉक इनिशियल एंट्री, प्राइस डिफरेंस, कंजम्पशन, IRGR, और ये आपका आ जाता है एम फॉर मटेरियल। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की जो एंट्रीज वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एंट्री है जिसकी ना पोस्टिंग की यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप उसको भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सचेंज रेट, ठीक है, या फिर आपका टैक्सेस आ जाता है। तो आप टैक्सेस का यहाँ पे वो नहीं है, पोस्टिंग की नहीं है, तो आप बैक एंड के ऊपर उस पोस्टिंग की को भी क्रिएट कर सकते हो। सर, बेसिकली जो डिफरेंस है ना, क्या उससे कहते हैं, FP50 और F02, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का मैकेनिज्म भी सेम है, हर चीज़ सेम है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है, देखिए इसमें आपका डेबिट क्रेडिट परफॉर्मा हर चीज़ यहाँ पे मेंटेन की गई है, ठीक है।
यहाँ पे पोस्टिंग की नहीं है, आपने एंट्री पोस्ट करनी है जीएल की बेस पे। अच्छा, और F02 में आप एंट्री पोस्ट करते हो पोस्टिंग की बेस पे। पोस्टिंग की आपको बताता है कि भाई आपने कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, राइट। अब जैसे कि हम है जनरल लेजर पे, जनरल लेजर में आपके दो ही किस्म की एंट्रीज पोस्ट होगी, 40 और 50। ये बात है आपने याद रखनी है। हाँ, 40 50, हाँ यानी कि सॉरी, ये आपका आ गया ना जनरल लेजर। जनरल लेजर में आपकी ये जनरल लेजर में आपका ये जनरल पोस्टिंग है। अब इसके अलावा आपके पास आता है एआर। एआर के अंदर भी आपके पास दो किस्म की वेटिस होंगी जनरल, एक ये, सॉरी एक ये है और एक ये है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर आप आ जाओ अकाउंट्स पेपर में। यस, अब ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अच्छा ये भी है, फिर उसके बाद आपका ये भी आ जाता है नॉन पेमेंट काम भी है। अच्छा, तो अब ये देखें हमारे पास ना 5 डिफरेंट किस्म की जो है जनरल पोस्टिंग्स है। आप इसको ओपन करें। देखो अब यहाँ पे ओपन किया ना, यहाँ पे पोस्टिंग की ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी 21। अब 21 आपको बताएगी कि भाई विच टाइप ऑफ एंट्री वी आर गोइंग टू पोस्ट। 21 कहाँ पे, नो, क्रेडिट मेमो, ठीक है। ये क्रेडिट मेमो, ये वेंडर क्रेडिट मेमो डेबिट होता है। ये आपको एक, ये आपको एक पाथ बताता है और ये आपको एक बकायदा ना हिंट देता है, ठीक है। हिंट देता है आपको, एक इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई आपने ये चीज़ पोस्ट करनी है। इसके मुताबिक ना जो एरर्स आते हैं, मिस्टेक्स आते हैं, उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ पोस्टिंग ऑफ जनरेट इन जनरल पोस्टिंग। ओके, क्रेडिट मेमो में आम तौर पे माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सही मेमो क्या है, ठीक है। क्रेडिट मेमो का मतलब होता है रिटर्न लेटर, सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न, और ये एक रिटर्न मेमो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ नो, क्रेडिट मेमो का मतलब रिटर्न होता है, ठीक है। वी फॉर वेंडर, डी फॉर डेबिट, क्रेडिट मेमो, ठीक है। वेंडर की जो परचेज रिटर्न होती है ना, वो आपकी डेबिट होगी, जिसमें वेंडर अकाउंट डेबिट होगा। और क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। एक पूरा अच्छा सवाल यह है कि सर व्हाट इज क्लियरिंग। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लियरिंग भी आ रहा है और वो भी वेंडर है और वो भी डेबिट है। क्लियरिंग का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल, आई अप्रिशिएट यू, एक्सीलेंट क्लियरिंग। क्लियरिंग बेसिकली एक ऐसी पे के अंदर एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, ओपन आइटम मैनेजमेंट, ठीक है। ओपन आइटम मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो आपकी कुछ इनवॉइसेस है ना वेंडर की तरफ से, वो पेंडिंग में जारी होती है, ठीक है। कुछ आपके या तो इनवॉइसेस पेंडिंग में जारी होती हैं, या फिर आपकी पेमेंट जो है वो आपकी प्रॉपर क्लियर नहीं हो रही होती। तो तो जब आपके वेंडर के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर क्लियर हो जाते ना, तो हम उसको एक क्लियरिंग एंट्री पोस्ट करते हैं, जिसके मुताबिक आपका जो अकाउंट है विद पार्टिकुलर वेंडर, आप उसको क्लोज कर देते हो, ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। देखिए जब तक आपका किसी वेंडर के साथ या कस्टमर के साथ अकाउंट क्लोज नहीं होगा,
तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कंप्लीट उसको जो है ना, क्या उसे कहते हैं, हाँ बैलेंस जीरो नहीं होगा शामिल, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, क्लियरिंग, देखिए क्लियरेंस, क्लियरेंस डिफरेंस जो है ना वो एक अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियरिंग की बात करते हैं। बात कर ऐसा होता है कि आपने वेंडर को पेमेंट करनी है। ओके, बात कर ऐसा होता है कि वेंडर का हम इनवाइस या पेमेंट तब इशू करते हैं जब वो हमें इन्वेंट्री प्रॉपर फॉरवर्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं, राइट। अगर आपने आपने पेमेंट तो क्लियर कर दी, तो वेंडर ने आपको वो नहीं किया, इन्वेंट्री डिलीवर नहीं की, फिर भी वो आपका पेंडिंग में जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है, वेंडर ने आपको इन्वेंटरी भी डिलीवर कर दी और आपने उसकी इंस्पेक्शन भी नहीं की, आपने उसकी क्यूसी की जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है वो क्लियरिंग अभी तक नहीं हुई, तब भी वो भी आपका पेंडिंग में जा रहा होगा। तो काफ़ी इसके मैटर्स आते हैं, ये इंशाल्लाह जब हम कमिंग लेक्चर्स में हम एपी को फोकस करेंगे, उसमें तमाम चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा बस, इंडस्ट्रीज में ना, ऑर्गेनाइजेशंस में क्लियरिंग एक डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, जो ये चेक करता है कि जो ट्रांजैक्शंस में पेमेंट से, इनवॉइसेस से, आपके डिलीवरी से, और इंटरनेशनल में आपकी टैक्सेस से, और आपको ये भी मालूम है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो, चाहे डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, उसमें टैक्स मैटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर, तो मे बी के आपने आप ये डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा कि हर इंडस्ट्री की पॉलिसी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब ये नहीं कि मैंने जो आपको बात करी आपने हर इंडस्ट्री में से कोई ट्रेस कर दिया। ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो ये आप जहां भी जाओगे ना, तो वहां का जो एसओपी है, जो वहां की जो पॉलिसीज है, वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, उन्हीं के मुताबिक आपने ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपके वेंडर इनवॉइस जनरल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनवॉइस क्रिएट करनी है ना, तो हमें नहीं पता कि भाई किसको डेबिट करने, किसको क्रेडिट करने, क्योंकि आमतौर पर यह भी मिस्टेक्स की जाती है। अब ये देखो, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कौन सी बेस हो रही है आपकी, पोस्टिंग की। जबकि जो जनरल FB50, FB60, FB70 में जो एंट्रीज है वो आपकी डेबिट क्रेडिट के ऊपर बेस कर रही है। अब यहाँ पे शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। और इस बात का दिया आपने बोला कि ये वेंडर की इनवॉइस हम नहीं जनरेट करेंगे। देखिए, मैं जब से मतलब कि अकाउंटिंग की जितने भी मैंने क्लासेस ली है 2007 से टिल नाउ, मुझे ना एक चीज वो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, सर जी हमने ये किया, वो अगला क्या करेगा। और भाई अगला जो मर्जी करे उसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, हमें अपना वो बिजनेस देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो, अच्छा ये जब इंशाल्लाह हम काम करेंगे ना उस पे, परचेज पे, तो मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो ये 31, यहाँ पे 31 वेंडर इनवॉइस क्रेडिट। ठीक है, वेंडर इनवॉइस में वेंडर हमेशा क्रेडिट होगा। ओके, अच्छा, तो आई थिंक अभी इसकी आपको लॉजिक सही समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह बाकी जब हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके ये है बेसिकली पार्किंग में। ठीक है, इसमें जब भी आपने एंट्री पोस्ट करनी है, आप उसको वो पार्क करते हो।
हाँ, डॉक्यूमेंट हेड एक्सपेंस ही है, पेड एक्सपेंस। होल्ड और पार्किंग में ये फर्क होता है कि लेट से कि आपने एक एंट्री पोस्ट की, ठीक है, लेट से कि आपने एक आपने सैलरी पे करनी है या फिर आपने कोई भी बिल पे करना है, तो आपको ये भी मालूम है कि कोई भी एंट्री पोस्ट करने से पहले उसकी अप्रूवल ली जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो मे बी के अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको उस एंट्री की अप्रूवल ना दी या उसकी क्लियरिंग ना हुई, ठीक है, तब तक आप उसको पोस्ट नहीं कर सकते, अलबत्ता आप उसको पार्क कर सकते हो, ठीक है। होल्ड का मतलब ये होता है कि पार्क का मतलब ये होता है कि आप एंट्री को पोस्ट करने, लेकिन पोस्ट से पहले आप उसकी एक दफ़ा सुपरविजन आपने करवानी है, फिर उसके बाद आपने उसको पोस्ट करना है। लेकिन होल्ट एंट्री जो है ना, वो होल्ट अगर आप करते हो ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको पोस्ट पे करने। होल्ट के बाद बेबी कि आप उसको पार्क कर दें, ठीक है, फिर उसके बाद जाके उसको पोस्ट कर दें, लेकिन पार्क के बाद एंट्री पोस्ट की जाती है, होल्ट के बाद एंट्री पोस्ट नहीं की जाती, ये इसका डिफरेंस है। यहाँ पे आप अकाउंट देख लें। अच्छा, इसके अलावा आप जो है ना डिफरेंट जो एक्सपेंसेस हैं वो भी काइंडली क्लियर करें। रेंट का आ गया, सैलरीज का आ गया, सैलरीज आपने क्लियर करनी है, सैलरी मिस्टर ए, सैलरी मिस्टर बी, सैलरी मिस्टर सी, सैलरी मिस्टर डी एटसेट्रा, ठीक है। और रेंट, ऑफिस रेंट, फैक्ट्री रेंट, वेयर हाउस रेंट, और एडमिस उसके अलावा स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने कैंट्री पोस्ट वो सेट की थी MP50 में, यहाँ पे जनरल पे। यहाँ पे जो भी आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री पुट करेंगे, एंट्री अच्छा, यहाँ पे आप जब इसको सेव करेंगे तो नीचे आएगा डॉक्यूमेंट 8DB01 वाज पार्क्ड, ठीक है। तो पार्क्ड और पोस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है, राइट। तो पार्क जो है होती है ना, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इस एंट्री को पार्क किया, और उस पार्क एंट्री को आपने पोस्ट कहाँ से करने, ये डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद आप आते हो पार्क डॉक्यूमेंट। तो उसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पोस्ट करें या डिलीट करें, या पोस्ट डिलीट है, या आपकी चेंज है, ठीक है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, डिस्प्ले भी आपके पास आ सकता है, आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसकी बिना पे आप अपनी ट्रांजैक्शन को उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि बॉस का आपने एक एंट्री को आपने एक एक्सपेंस को पे करने, ठीक है, तो उस एक्सपेंस को पे करने के लिए आप अप्रूवल लेते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट उस आपकी जो अप्रूवल है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं इसको नहीं करना, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप ये जैसे बजटिंग फोरकास्टिंग प्लानिंग, इसमें क्या होता है, यही होता है कि सर मतलब कि आपने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च में यही एक्सपेंसेस वो यही एक्सपेंसेस यूटिलाइज होंगे, तो यही एक्सपेंसेस यूज होंगे। तो आप एक लिस्ट बनाते हैं एक्सपेंसेस की और फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी उसको एक्सेप्ट कर दे या रिजेक्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये आपका जो ऑप्शन है अकाउंट वाला, इसमें क्या होता है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, एंड देन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो यहाँ पे आप इसकी तमाम जो रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अकाउंट बैलेंसेस है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। आप उसको कन्फिगर करो, आप उसकी रिपोर्टिंग चेक कर सकते हो। ओके, लेकिन फ्रेश स्टेटमेंट आपकी तभी एक्यूरेट ड्राफ्ट होंगे जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग या वर्जिन बैकएंड के ऊपर कंप्लीट होगा। क्लियर? अच्छा, अब ये बताएं कि अगला टॉपिक है कंट्रोलिंग का, तो उसको आज स्टार्ट करें या क्या करें, ताकि उसको भी आज स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में सबसे पहले जो टेक्निक का पॉइंट आता है वो है स्टैंडर्ड हायरार्की। स्टैंडर्ड हायरार्की क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था। देखिए, एक कंपनी जब बनती है तो उसके एक स्ट्रक्चर होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट के नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक हायरार्की चलती रहती है, राइट। तो स्टैंडर्ड हायरार्की का मतलब ये हुआ कि आपकी टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, उसके नीचे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स। कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स आपके जो डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट आ गया, एडमिन डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, R&D एंड वेयर हाउस, इन सब को हम कहेंगे कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स। अब इन डिपार्टमेंट्स के नीचे इन डिपार्टमेंट के अंदर जो सब डिपार्टमेंट्स है उसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। ये तमाम आपके कॉस्ट सेंटर्स हैं। क्लियर? और ये आपके कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स हैं, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है आपका स्टैंडर्ड हायरार्की कहलाता है। दिस पॉइंट आर क्लियर? दिस पॉइंट्स आर क्लियर? तो अब हम जो है कॉस्ट सेंटर ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके ये कोर्स होंगे, कॉस्ट सेंटर्स बनाने, फिर ये कोर्स होंगे, फिर प्राइमरी कॉस्ट है, सेकेंडरी कॉस्ट है, और ये एक्टिविटी टाइप्स बनाएंगे। प्राइमरी कॉस्ट और सेकेंडरी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि प्राइमरी कॉस्ट जो है ये एक्चुअली ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल की जाती है, सेकेंडरी कॉस्ट जो है ये आपकी बजटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और प्राइमरी कॉस्ट के लिए जीएल अकाउंट का होना कंपलसरी है, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स के लिए जीएल अकाउंट का कंपलसरी नहीं है। So let's do SAP. First of all, come to accounting. Sorry, controlling. Controlling basically कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। इसमें तमाम जो कंपोनेंट्स है वो आपकी कॉस्ट से मुंसलिक है। कॉस्ट सेंटर, सॉरी कॉस्ट एलिमेंट, सॉरी वी हैव टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग मास्टर डेटा। अच्छा, इसमें आपके पास आते हैं स्टैंडर्ड हायरार्की, जो कि हमने चेंज भी किया, उसको क्रिएट भी किया था। याद है क्या था कोड? SHDB1 D, good, yeah, DB01। First of all, we just create cost center group, okay। T code is KSH1, controlling area DB01। तो cost center group यहाँ पे आप देंगे HR का बनाना है, तो CCGHR01, CCGHR01। अच्छा, ये बना लिया, और यहाँ पे आप देंगे HR, यस वेरी गुड, HR डिपार्टमेंट, HR ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे कंपनी का नाम आपने देना है DB01। कॉस्ट सेंटर ग्रुप,
दिस इज नॉट कॉस्ट सेंटर, दिस इज कॉस्ट सेंटर ग्रुप। ठीक है, यू कैन सी दैट कॉस्ट सेंटर ग्रुप इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर। ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स है, या आप इसको ग्रुप कह लो। ठीक है, और नीचे इनको डिपार्टमेंट्स कह दो, ये इनको आप डिपार्टमेंट्स कह दें तो ये सब डिपार्टमेंट्स कहलाएंगे। क्लियर? अच्छा, डेटा सेव्ड। नाउ कम बैक। अब आप आ जाए, अब आपने कौन से क्रिएट करने। अच्छा, एक काम करें काइंडली, वो जो इसके अंदर प्लीज़ नोट कीजिए ये तमाम, अगर आपके पास है तो मुझे प्लीज़ आपने बताना है, ताकि हम उसके मुताबिक ये कन्फिगरेशन करें और फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मैंने एक एचआर बना लिया, उसके बाद मैं बनाता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसका है CCGAD02। वही तो हम बना रहे हैं। देखो, पहले हम ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद हमने डिपार्टमेंट्स को भी बनाना है। नहीं, कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप DB01। ओके, वी जस्ट गेट इट टू। ये इसका पाथ है, controlling cost center accounting, then master data and master data। मास्टर डेटा के बाद आप आ जाते हो कॉस्ट सेंटर ग्रुप, और इसका टी कोड है KSH1। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं कॉस्ट सेंटर, देन कॉस्ट सेंटर, देन KS01। अच्छा, कॉस्ट सेंटर, देखो अभी हमने ये बना लिया, ये दो हमने बना लिए। ठीक है, अब हमने ये चार्ट बनाने हैं कॉस्ट सेंटर्स। क्लियर? ये ग्रुप आ गया ना, एचआर ग्रुप आ गया, ये कोड हमने बना लिया। अब इस ग्रुप के अंदर ये चार डिपार्टमेंट्स होंगे, ये इस डिपार्टमेंट के या सब डिपार्टमेंट्स होंगे। क्लियर? और ये इसके कोड होंगे। काइंडली इसकी या तो आप पिक्चर ले लो, या फिर इस डॉक्यूमेंट को, जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया हुआ है, उसको आपने अपने सिस्टम में ओपन करें या मोबाइल में ओपन करें प्लीज। अभी हमने सिर्फ ये ग्रुप डिवाइड कर दिए, ग्रुप के अंदर जो इनके सब कंपोनेंट्स से डिपार्टमेंट्स उसको हमने डिफाइन करना है, और वो कहलाएंगे कॉस्ट सेंटर्स। पहला है आपका CCREC001 कॉस्ट सेंटर रिक्रूटमेंट। अच्छा, वेरिड फ्रॉम CCREC001। नीचे आप डेट दे दे 01.01.2024। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करें मास्टर डेटा में, यहाँ पे आप दे दे इसका नाम क्या होगा, HR रिक्रूटमेंट। HR रिक्रूटमेंट, इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी।
रिक्रूटमेंट, HR मैनेजर या डायरेक्टर, डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे आएगा HR, और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। आपका सवाल मैं अभी जरा लेता हूँ। लेट मी क्लियर, लेट मी कंप्लीट दिस दैट आई टेक योर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आ जाएगा मैनेजमेंट। अच्छा, हिरार्की एरिया, ये आपका स्टडी हिरार्की आ गया। बिजनेस एरिया आपका था BADP। आप जरा चेक करें योर बिजनेस एरिया। यहाँ पे आप अपना जो है बिजनेस एरिया चेक कीजिए प्लीज। DB01 BAD1 आ गया। ओके, सिलेक्ट दिस। अच्छा, देन करेंसी PKR एंड देन प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर आपका था, oh my god, we didn't create profit center. First of all, we have to get profit center and then we will able to create cost center accordingly. Profit center, no, I think standard value has no values. Sorry, standard hierarchy has no value. It's mean we didn't create standard hierarchy. And sorry, profit center. Now come to backend. Controlling profit center accounting. Master data, profit center, define profit center accounting, create profit center। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर DB01। हाँ, अच्छा, क्लिक ऑन मास्टर डेटा। यहाँ पे आप आ जाए सेल्स रेवेन्यू। प्रॉफिट सेंटर बेसिकली आपका वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, डिपार्टमेंट सेल्स, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, सेगमेंट, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। सेगमेंट क्या था हमें याद नहीं, तो यहाँ पे आप DB01 लिखते तो आपके पास ये सेकंड आ गया, SGD1 आ गया। ओके, ये डे एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स स्किप, कंट्रोल एस। प्रॉफिट सेंटर सेव इन एन एक्टिव स्टेटस, ये आपके सामने एक छोटा सा ऑप्शन है, इसको आप एक्टिवेट कर दें। ओके, तो आपका प्रॉफिट सेंटर क्रिएट हो जाएगा। नाउ कम बैक। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर का PCDB01, ये आ गया, प्रॉफिट सेंटर आ गया। ओके, नाउ यू जस्ट सेव इट, cost center has been created. Now we have to create another। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ओपन योर पिक्चर प्लीज काइंडली। हायरिंग, अब HR का जो है ना वो हमने क्रिएट करना हायरिंग। वो गलत हो गया, HIR
अच्छा, ये आपका जाएगा हायरिंग। अच्छा, हायरिंग, ये डिपार्टमेंट है आपका। ओके, हायरिंग डिपार्टमेंट। पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन से? एचआर मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी डिपार्टमेंट। गुड। ये आपका जो नहीं एसएपी का जो एक्सेस है, ये उसकी बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड हायरार्की आपका एस एच DB01 बिजनेस एरिया था आपका PAD1। CP क्या? PC1 का आ गया, ठीक है। कंट्रोल एस। नाउ वी हैव टू क्रिएट नेक्स्ट वन। कौन सा बेटे? जल्दी से बताए, हरी अप। एडमन, पर्सनल एडमन, ठीक है। अच्छा, CC PAD003। जैसे मैंने लिस्ट में क्रिएट किया एज इट इज आपने क्रिएट करने। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको HR एंड EL पर्सनल। एल आते हैं इंस्टेड ऑफ ए। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। यूजर आईडी के एससीपी को उसको कौन ऑपरेट करेगा? ठीक है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल HR डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट HR मैनेजमेंट लड़की SH DB01 B DB01 कंट्रोल एस। नेक्स्ट नंबर 4। जी अच्छा, जी बेटे नेक्स्ट कौन सा है? CC PAY004। पेरोल डिपार्टमेंट। HR मैनेजर डिपार्टमेंट HR स्टैंडर्ड हायरार्की D1 इसी ये ले। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 कौन सा है? काइंडली टेल मी प्लीज, ओपन योर पिक्चर। हाँ, HR देखिए, HR भी कंप्लीट, ठीक है। HR के चार जो डिपार्टमेंट्स वो भी हमने बना लिए। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला डिपार्टमेंट है वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CC FIN005। वी आर क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स। फाइनेंस
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा यहाँ पे कौन सा का फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस एडमिन, डायरेक्टर एडमिन। डायरेक्टर कह रही है, या फिर आप इसको एडमिन हेड कह लें, ठीक है। अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा आपका, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे इसको यहाँ पे फाइनेंस लिखते हैं। ओके, सेव दिस वन। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन से, फाइनेंस के बाद कौन से बेटे, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, सीसी ए डबल सी, शाबाश। सीसी ए डबल सी, डबल सी 6 है या 5 है, 6। ओके गुड। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाए, ओह सॉरी गलत हो गया। अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एडमिन हेड, डिपार्टमेंट आपका जाएगा अकाउंट्स। कैटेगरी फाइनेंस की है, स्टडी हायरार्की 001 PA-D1, ठीक है। PC-DB01, डेटा सेव। अच्छा अब आपने क्या करना है, बाकी जितने भी है ना कॉस्ट सेंटर्स वो आपने ऐसे ही क्रिएट करने जैसे मैंने क्रिएट किए हुए, राइट। नाउ कम टू कॉस्ट सेंटर ग्रुप अगेन, चेंज इट। पहले क्रिएट करेंगे फिर चेंज में आपने आना है। सीसी वो क्या था, ये आ गया, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे आपने ऐड करना है लोवर पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ड्रॉप लिस्ट ओपन करें और एक मिनट, ये गलत हो गया, इसको सेव नहीं करना। अच्छा इसको आपने सेलेक्ट किया, ये कॉस्ट सेंटर इस पे क्लिक किया, यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर आपने बनाया है ना वो इसको इंटरलिंक करना है, ठीक है। देखिए ये कॉस्ट सेंटर जो अभी हमने बनाए थे, ओके। अच्छा तो एच आर के कौन से, 1 2 3 4, ये आपका एच आर का आ गया, इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओ, उसके बाद फिर आपने इसको सेलेक्ट किया,
select this one. तो यहाँ पे 5 है तो हमने 4 क्रिएट किए हुए, ठीक है। ये ले एंटर, ये ले, ओके। अब ये देखें, ये एच आर ग्रुप, सो ये तो गलत हो गया, गलत, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में हम एच आर को लेके आने, गलत हो गया ये। एच आर 001 इस पे आए, एंटर, सेलेक्ट दिस, नाउ क्लिक ऑन कॉस्ट सेंटर। अच्छा, सीसी इसका लिस्ट करें, this one and next। हाँ, ये एच आर का है, ये ठीक है। सी सी एच आई आर 02 एंड देन 03 एंड देन 04, एंटर, ओके। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एच आर डिपार्टमेंट, और ये उसके सब डिपार्टमेंट से, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए, यू कैन सी एच आर डिपार्टमेंट है, ये नीचे हमने ये चार इसके, सॉरी ये चार डिपार्टमेंट, ये इसके सब डिपार्टमेंट से, या ये एच आर ग्रुप है, ये इसके डिपार्टमेंट से, रिक्रूटमेंट, हायरिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेरोल। तो इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अब आप इसको सेव कर दें। क्लियर ना, नाउ कम बैक, सीसी। अच्छा, ये एंटर करें, इसको सेलेक्ट करें, कॉस्ट सेंटर को क्लिक करें, तो जो जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये एडमिन के, एडमिन हेड, ये 4 इसको सेलेक्ट किया और ये 6, ठीक है। बाकी भी आपने क्रिएट करके तो उनको यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है, एंटर करना है, और फिर आप उसको सेव कर देना, ये डेटा आपका सेव हो गया। क्लियर। इसी तरह से तमाम जो आपके ग्रुप से, फिर डिपार्टमेंट ग्रुप से उनको क्रिएट करें, फिर उनके नीचे जो डिपार्टमेंट्स को आप क्रिएट करें एज कॉस्ट सेंटर, फिर आपने इनको इस तरह से इंटरलिंक करना है। ओके, in the next lecture we will discuss about primary cost elements and secondary cost element, and then we will interlink primary cost element, secondary cost element to these cost centers। क्लियर। और इसमें ये होगा कि हर डिपार्टमेंट में कितना कितना एक्सपेंस इस्तेमाल हुआ है, हम उसकी भी प्रॉपर लॉजिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप काइंडली जो ये कोर्स है, इसके मुताबिक प्लीज़ आपने कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट करने अकॉर्डिंग टू दिस वन, और जैसे मैंने इंटरलिंक किए हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स के साथ, वैसे ही आपने इसको इनके साथ इंटरलिंक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, जी प्लीज़, यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ यू कैन डिस्कस। यस, बिल्कुल, आप 22 वाले वर्जन में प्रैक्टिस करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कोशिश ये करें कि आपस में ग्रुप डिस्कशन के जरिए इसको परफॉर्म करें, ठीक है। और, और जैसे कोर्स मैंने यहाँ पे लिखे, ऐसे कोर्स आप क्रिएट करें। नेक्स्ट आपने किनको को क्रिएट करने, प्रोक्योरमेंट आपने क्रिएट करना है, प्रोडक्शन क्रिएट करनी है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्रिएट करना है, वेयर हाउस को क्रिएट करना है, और बाकी जो ये कॉस्ट सेंटर्स हैं इनको भी आपने क्रिएट करने। फिर यहाँ पे हम कॉस्ट एलिमेंट्स को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जितने भी एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको मजीद क्रिएट करें। तो अब ये देखें कि ये एचआर डिपार्टमेंट है ना, अब हर डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंट से 1 2 3 4, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम 5 एम्प्लॉयज तो लाजमी होने चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40, बल्कि 50 एम्प्लॉयज की आपने एम्प्लॉयज की जो है ना वो बनानी, लिस्ट भी आपने बनानी है। क्लियर।
अच्छा, सैली आपने कैसे बनानी है? सैली मिस्टर सैली सैली पर्सन 001, फिर सैली पर्सन 002, 003, 004, 005, तो 50 तक आप इसको लेके जाने हैं सैलरीज का। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस से, स्टेशनरी एक्सपेंसेस से, और आपका मेडिकल एक्सपेंसेस से, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से, ठीक है, आपके बिल से। तो डिफरेंट इस तरह के आपने क्रिएट करने। ओके स्टूडेंट।